हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है। तो उसके पहले प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को जानने से पहले जो त्रिकोणमितीय फलन हमने 11th क्लास में पढ़े हुए थे उसके डोमेन और रेंज के बारे में एक बार बात करते हैं। तो जो डोमेन है और रेंज है, जैसे साइन एक्स का जो प्रांत होता है वो r है और परिसर होता है वो -1 से 1 है। ठीक है, तो ये चीजें आप 11th क्लास में याद कर चुके हैं, समझ चुके हैं, पर ये कहाँ से आता है और कैसे आता है इसको एक बार रिवाइज करें। तो साइन एक्स एक फंक्शन है और साइन एक्स का यदि हमने ग्राफ देखा, ठीक है, आपने सभी के ग्राफ खींचना सीख चुके हैं। तो जब हम साइन एक्स का ग्राफ लेते हैं तो हम क्या देखते हैं, ये साइन में ये 0 हुआ इस तरीके से, ये एक्स है और ये एफ एक्स या जिसको हम कहते हैं साइन एक्स। तो यहाँ पे फलन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो यहाँ पे हम क्या जानते हैं कि साइन में अगर 0 है तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1। साइन पाई यानी 180 अंश का मान 0। फिर साइन 270 अंश का मान -1। साइन 360 अंश का मान 0। ये सारे मान जो है हम सीख चुके हैं 11th क्लास में। तो साइन का ग्राफ इस तरीके से जाता है। साइन में जब हम -π/2 में जाते हैं तो -π/2 में साइन की वैल्यू होती है -1। यहाँ पे अगर हम -1 लिखें और ये 1 है, ठीक है, ये -1 होता है। साइन में -π की वैल्यू होती है 0, ये गया। फिर उसके बाद -3π/2 अगर हम ले तो इसकी वैल्यू होती है +1। तो इस तरीके से साइन का ग्राफ जाता है। तो साइन का जो ग्राफ है इसको देखने से हमें क्या समझ में आ रहा है, जो x है, x क्या होता है, डोमेन होता है। तो जो x है वो पूरे रियल नंबर को ले रहा है। तो इसलिए जो साइन x का जो डोमेन है, प्रांत है, वो पूरा रियल नंबर होता है। ठीक है, और इसका जो इसका जो परिसर है, जो रेंज आ रहा है, तो आप क्या देख रहे हैं कि साइन का ग्राफ मैक्सिमम 1 तक गया है और मिनिमम कहाँ जा रहा है, -1 तक। तो मैक्सिमम 1 है और मिनिमम -1 है, इसलिए साइन एक्स का जो परिसर है वो होता है -1 से 1। और इसमें -1 भी शामिल होता है और +1 भी शामिल होता है, इसलिए हम इसको बड़े कोष्टक के अंदर लिखते हैं, मतलब ये क्लोज्ड इंटरवल होता है। ओके, तो साइन एक्स का प्रांत r होता है और परिसर होता है -1 से 1। कॉस एक्स का देखें तो कॉस एक्स का भी आपने ग्राफ देखा हुआ है लास्ट ईयर। कॉस एक्स का ग्राफ इस तरीके से बनता है। कॉस में जो 0 की वैल्यू होती है, ये सपोज हम यहाँ पे 0 लिखे, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है और ये 2π है। ओके, और यहाँ भी इस तरीके से -π/2, -π, -3π/2 और -2π। तो cos 0 की वैल्यू, तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, ये 1 लिख रहे हैं यहाँ पे, -1 यहाँ होगा। तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 90 की वैल्यू 0, cos 180 की वैल्यू -1, cos 270 की वैल्यू 0, cos 2π की वैल्यू वापस से 1। तो इसका ग्राफ देखो कैसे जा रहा है, ये ऐसे इस तरीके से जाता है। और माइनस की तरफ भी जाए तो cos -π/2 की वैल्यू 0 यहाँ गया, cos -π की वैल्यू -1, cos -3π/2 की वैल्यू, इस तरीके से हमको cos का ग्राफ मिलता है। तो जो हम cos का ग्राफ देख रहे हैं, यहाँ जो ये x एक्सिस है, अगर cos x कहें तो ये कैसा है, x एक्सिस है, और ये है इसके लिए y एक्सिस, या जिसको हम कहेंगे cos x, y = cos x, क्योंकि ये cos का फंक्शन है। तो यहाँ देखिए जो x है वो कैसा है, पूरा रियल नंबर की पूरी वैल्यूज को ले रहा है। तो रियल नंबर में सारी वैल्यूज ले रहा है, इसलिए cos x का जो प्रांत होता है वो पूरा रियल नंबर होता है। यानी हर एक नंबर के लिए हमको cos x की एक वैल्यू मिल जाती है। ओके, हम cos में x में कोई भी वैल्यू रख ले, कितने भी अंश का कोण मान रखें, तो हमको cos x का एक वैल्यू मिलेगा। इसलिए इसका जो प्रांत होता है वो पूरा रियल नंबर होता है। और इसका जो परिसर होता है, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि मैक्सिमम जो है वो +1 तक गया और मिनिमम जो है वो -1 तक गया। इसलिए इसका जो परिसर है, जो रेंज है, वो होता है -1 से 1 के बीच। तो आपको यहाँ पर साइन एक्स और cos x के वैल्यू समझ में आ गई होंगे कि साइन एक्स का जो डोमेन है वो
r है एंड रेंज जो है -1 से 1 है, क्योंकि यहाँ पर r यानी रियल नंबर की हर एक वैल्यू के लिए साइन जो है एक मान देता है, इसलिए इसका डोमेन पूरा r होता है। उसी तरीके से cos x भी x की हर एक वैल्यू के लिए cos में आपको एक मान मिल जाता है, इसलिए cos x का जो डोमेन है वो भी r होता है। और दोनों के ही जो रेंज होते हैं वो +1 से लेकर के -1 के बीच होते हैं और +1 और -1 उसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं tan x का कि tan x का डोमेन और रेंज किस तरीके से लिया जाता है। अगला हम देखते हैं tan x का, तो tan x का ग्राफ किस तरीके से बनता है। तो इसके लिए हम जो है इसको थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं चतुर्थांश को। ये 0 डिग्री होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 हो गया और यहाँ से फिर वापस ये 2π हो जाता है। ठीक है, और ये वाली जो वैल्यू होती है 45 यानी कि π/4 है, यहाँ से π/2 से π/4 और जोड़ेंगे तो ये 3π/4 हो जाएगा और यहाँ पर ये वैल्यू होती है 5π/4 और यहाँ पर जो है ये -π/4 कह सकते हैं, या 3π/2 में हम π/4 को और जोड़ें तो 3π/2 में अगर हम π/4 को जोड़ देते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 और ये 7π/4, तो ये वैल्यू है 7π/4। तो इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका जरूरत पड़ने वाला है। तो किस तरीके से इसका ग्राफ बनता है, देखिए यहाँ पर ये x एक्सिस हुआ जो इसमें डोमेन को शो करेगा और ये y एक्सिस हुआ। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं tan 0, तो tan का मान होता है sin/cos। कुछ वैल्यूज आपको याद होंगी और नहीं होंगी तो हमको इसकी सहायता से वो वैल्यूज मिल जाएंगी। तो tan x यानी sin/x/cos x, तो अगर हम 0 में बात करें तो tan 0 यानी sin/0/cos 0, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 0। ठीक है, यहाँ पर हम वैल्यूज रख लेते हैं वाली 0, π/4, फिर π/2, फिर 3π/, यहाँ से 3π/4 हो जाएगा, फिर उसके बाद में पाई हो जाएगा और ये 5π/4 हो जाएगा। इतनी वैल्यूज रखते हैं और इधर भी सेम वही वैल्यूज -π/4, -π/2, -3π/4 और -5, यहाँ तक वैल्यूज लिखे हुए हैं। अब tan 0 की वैल्यू 0 होती है, tan π/4 यानी tan 45 अंश, तो tan 45 अंश का मान कितना होता है 1, जानते हैं हम। tan π/2 यानी tan 90 अंश का मान होता है अनंत, तो यहाँ पर वो इनफाइनाइट पे मिलने वाला है। तो ये हमारा ग्राफ इस तरीके से जाता है और इनफाइनाइट पे उसको मिल जाता है। उसके बाद में हम और आगे बढ़े, इससे हम आगे बढ़ गए, अब सेकंड चतुर्थांश में हम पहुंच गए। सेकंड चतुर्थांश में जो tan की वैल्यूज होती है वो सब होती है निगेटिव, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर सिर्फ साइन और साइन का ऑपोजिट कॉसेक वो पॉजिटिव होता है। tan यहाँ पे हमको निगेटिव वैल्यूज देने वाला है, तो यहाँ पर हम tan 45 मतलब tan 3π/4 की वैल्यू लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो tan 3π/4 की वैल्यू है वो देगा हमको -1। तो यहाँ पर जो tan की वैल्यू है, सपोज ये -1 है तो ये -1 वैल्यू को दिया। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं पाई में, तो पाई मतलब ये वाली लाइन, यहाँ पर tan की वैल्यू हो जाती है 0। उसके बाद आते हैं 5π/4 यानी तीसरे चतुर्थांश में। तीसरे चतुर्थांश में tan पॉजिटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पर tan के लिए जो ये डिग्री बनता है ये +1 बनेगा, तो यहाँ पर ये हमको देगा +1। और इसके आगे फिर से 3π/2 में जाएंगे तो ये क्या बना देगा, फिर से इनफाइनाइट बना देगा। तो देखिए इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनेगा, यहाँ पर आगे 3π/4 आएगा तो वहां पे जाके वो इनफाइनाइट पे मिलेगा और ये इस तरीके से ग्राफ बनता है। यहाँ पर मैं बहुत सीधा नहीं बना पाई हूँ, आप लोग इसको देख सकते हैं। तो ये π/2 की लाइन है। अगर हम निगेटिव साइड में भी जाते हैं तो निगेटिव में -π/4 की वैल्यू आपको -1 मिलेगा, फिर -π/2 की वैल्यू जो है आपको इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जब हम इसका ग्राफ शो कर रहे हैं तो इस ग्राफ में कुछ वैल्यूज है जहां पर आप जो है tan वैल्यू नहीं देता है। इस x के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर tan में मान नहीं मिलता है। तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं? पहला पॉइंट तो है π/2, यहाँ पर tan की वैल्यू नहीं होती, वो इनफाइनाइट देता है। इनफाइनाइट मतलब परिभाषित नहीं है। उसके बाद में हम और आगे आए, ये π/2 में tan वैल्यू नहीं देता
उसी तरीके से 3π/2 में भी 10 की कोई वैल्यू नहीं होती है, यानी वहां पर भी हमको इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगा। तो कौन कौन सी वैल्यूज है, एक तो π/2 है, दूसरा होता है 3π/2 होता है, उसके आगे और जाएंगे तो 5π/2 होगा। इधर हम निगेटिव में जाएंगे तो π/2 से पहले -π/2 में भी वो जो है 10 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, और इससे और पहले आए तो -3π/2 में भी 10 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। यानी अगर हम इसमें बात करें एक्सिस में, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, यहाँ पर 10 की वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट यानी परिभाषित नहीं होती है। तो जब हम इसको यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं तो पूरे रियल नंबर तो हम ले रहे हैं, जो उसका डोमेन है उसमें पूरा रियल नंबर तो आ जाएगा, लेकिन उन रियल नंबर्स में ये नंबर्स जो है ये आपको 10 में कोई वैल्यू नहीं देते हैं, परिभाषित नहीं होता है। इसलिए जो 10x का डोमेन होता है उसमें हम पूरे रियल नंबर में माइनस कर देते हैं 2n+1 π/2 को, जहाँ n जो है वो क्या होता है, एक इंटीजर होता है, 0, 1, 2, 3, 4 या -1, -2 इस तरीके से नंबर्स होते हैं। तो अगर हम n की वैल्यू 0 रखें देन r माइनस π/2 में वैल्यू नहीं मिला, n की वैल्यू 1 रखें तो 3π/2 हुआ, तो 3π/2 में भी हमको वैल्यू नहीं मिला था। n की वैल्यू 2 रखें देन 5π/2 में भी हमको वैल्यू नहीं मिला था। तो इस कारण से जो 10x का जो डोमेन होता है वो r-2n+1 π/2 होगा। ओके, और इसका जो रेंज होगा तो आप रेंज देख सकते हैं, पूरा ये जो पूरा नंबर लाइन है ये आपका y एक्सिस वाली लाइन, ये पूरा शुरू से लेकर के आखिरी तक, मतलब प्लस इनफाइनाइट से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक सारी वैल्यूज हमको y में मिल रहा है। इस कारण से 10x का जो रेंज होगा वो होता है r। ओके, तो इस तरीके से हम 10x के रेंज को डिफाइन कर सकते हैं, डोमेन और रेंज क्या क्या होता है। cot x के बारे में बात करें तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो cot x है तो cot x कहाँ कहाँ इनफाइनाइट वैल्यू देता है। तो cot x में हमको n की वैल्यू 0 रखें तो cot 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। cot ये हमारी लाइन में इनफाइनाइट वैल्यू देता है cot, ठीक है, एक बार 0 में देता है, फिर एक बार 180 में देता है, फिर 360 में देगा, फिर 360 के बाद में फिर से उसमें 360 में फिर से +180 करेंगे, ठीक है। तो ये जो लाइन होती है वहां पे हमको cot जो है वो इनफाइनाइट वैल्यू देता है, इसलिए cot का जो डोमेन होता है उसमें r में से हमें माइनस करना होता है, क्योंकि इनफाइनाइट वैल्यूज हैं। तो r में से किसको माइनस करेंगे, एक तो हम 0 को माइनस करेंगे, क्योंकि cot 0 की वैल्यू इनफाइनाइट है, परिभाषित नहीं होती है। cot का मतलब होता है, cot x का मतलब होता है cos x अपॉन sin x। तो cos x की वैल्यू cos 0 की वैल्यू, तो cos 0 की वैल्यू होती है 1 और sin 0 की वैल्यू होती है 0, इसलिए cot 0 जो है वो 1/0 मतलब परिभाषित नहीं है। तो यहाँ से r माइनस n पाई जो है cot के लिए क्या बनता है, डोमेन का काम करेगा। फिर इसमें हम रेंज के बारे में बात करें तो cot का ग्राफ भी बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं वो थोड़े से हटे हुए होते हैं। ये हमको 0 पे मिला हुआ है तो ये जो है आपका थोड़ा सा चेंज रहता है। तो यहाँ पर जो है cot के लिए जो डोमेन है r माइनस n पाई, और रेंज जो है वो भी पूरा रियल नंबर्स यानी शुरू से आखिरी तक रहता है। तो cot का इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। सेक, तो सेक के बारे में हम बात करें, ये x है और यहाँ पर हम इसको लेते हैं sec x की लाइन, y = sec x। अब हम इसमें देखते हैं जैसे ये π/2 है, फिर उसके बाद पाई है, फिर 3π/2 है, फिर 2π है, और इधर भी -π/2, -π, -3π/2 और -2π। ओके, अब हम देखते हैं sec 0 की वैल्यू। sec 0 की वैल्यू होती है 1, ये सपोज यहाँ पर 1, यहाँ पे मैं बना रही हूँ 1 और यहाँ पर -1 होगा। sec 0 की वैल्यू 1 और sec π/2 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। तो हम ये π/2 में लाइन खींचे, इस तरीके से इमेजिनरी लाइन है, तो ये इनफाइनाइट पे जाके मिलता है। फिर sec -π/2 की वैल्यू भी इनफाइनाइट होती है, तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। ओके, फिर उसके बाद में sec जो पाई है उसकी वैल्यू होती है -1, तो यहाँ -1 पे मिलेगा। और ये जो वैल्यूज है इससे हम जैसे ही आगे जाते हैं, π/2 से थोड़ा भी आगे जाते हैं, तो sec के लिए आप देखे होंगे ये ऑल
और यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है सेकंड चतुर्थांश में, तो जो कॉस और कॉस को ऑपोजिट सेक होता है π/2 से आगे, तो क्या होता है वो निगेटिव होता है। तो इससे हम π/2 से थोड़ा भी आगे जाएंगे तो सेक की वैल्यू निगेटिव मिलना चालू होता है। तो इस कारण से इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनता है, पूरे 3π/2 यानी पूरे सेकंड चतुर्थांश, यहाँ पर ये π/2 ये वाला चतुर्थांश और ये वाला चतुर्थांश, ऑल साइन t कब, तो ये दोनों चतुर्थांश में जो सेक होता है वो निगेटिव होता है, तो इसलिए इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ओके, अब हम इधर निगेटिव तरफ बात करें तो निगेटिव में भी यहाँ पे -π में सेक की वैल्यू -1 होती है और इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। ये π/2 की लाइन है और इसकी वैल्यू -1 है, इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। और इसके आगे हम और जाए तो यहाँ पर ये ग्राफ इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो जब हम सेक का ग्राफ देख रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है कि सेक की जो वैल्यूज है, तो ये वैल्यू जो है पूरे रियल नंबर के लिए नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो इसका डोमेन होता है, ये डोमेन में कुछ वैल्यूज है जो यहाँ पर सेक की वैल्यू आपको क्या दे रहा है, इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है। तो इसलिए उसका जो डोमेन है वो है 2n+1 π/2 को आपको रियल नंबर में माइनस करना होगा। फिर इसके हम रेंज के बारे में बात करें तो इस रेंज में देखिए क्या हो रहा है कि आपका पूरा रियल नंबर तो मिल रहा है, लेकिन इस रियल नंबर में ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर इस 1 से नीचे और यहाँ पर इस -1 से ऊपर का हिस्सा, ये दोनों जो है, ये हिस्सा जो है आपका खाली जा रहा है। इसलिए जो इसका रेंज है वो पूरे रियल नंबर में से 1 से और -1 के बीच का हिस्सा आपको माइनस करना होगा, तो ये हो जाता है इसका रेंज। तो इसका डोमेन होता है r-2n+1 π/2 और इसका रेंज होता है r -1 to 1। तो -1 to 1 क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि इस हिस्से में आपको सेक का कोई ग्राफ नहीं मिलता। और इसी तरीके से जब हम कॉसेक के बारे में बात करेंगे तो कॉसेक का ग्राफ भी ऐसा ही होता है, पर यहाँ पर जो ये विषम जो 90 और 270 पे जो वैल्यूज इनफाइनाइट दे रहा था, तो जो कॉसेक होता है वो कहाँ पे देता है, 0 में देता है, फिर 180 में इनफाइनाइट देता है, फिर 360 में देता है। तो इस कारण से जो इसका डोमेन होता है वो r-n π हो जाता है, वेयर n बिलोंग टू z। ठीक है, और इसका जो रेंज होता है वो r-1 to 1। तो इस तरीके से हम जो त्रिकोणमितीय फलन है उसके डोमेन और रेंज को डिसाइड करते हैं। अब अगली क्लास में हम जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, जो हमारा मेन टॉपिक है, उसके डोमेन और रेंज को किस तरीके से हम प्रदर्शित करेंगे और उसके डोमेन और रेंज क्या होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे।